एसडी होता है, क्या चीज होती है बताओ? और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आपने ऐसे यूट्यूब में देखा होगा ना कि क्या होता है, नीचे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो क्या बोलते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं कि चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट, है ना। मैंने क्या लिंक पुट कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये भी क्या है, आपका एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें आपको क्या है, अपने आप को आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आपको प्रेजेंट करने के लिए ना मेनली क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपको दिए जाते हैं हर एसएसबी में। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। ऐसा है कि जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एसएसबीज में। भले ही आप एएफएसबी में जाते हो, आप अपनी नेवल एंट्री में जा रहे हो या फिर आप अपनी एसएसबी में जा रहे हो, आपको यही 5 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस, वॉइस ब्रेकिंग, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है कि बाकी सब बताएंगे? नो सर, और क्या। ठीक है ना। तो आपकी साइड से कोई इशू होगा? ठीक है, तो आपकी साइड से कोई इशू होगा, ठीक है, तो एक बार आप दोबारा से रिज्वाइन कर लें। ओके। सो ये क्या होता है, एक फाइनल पार्ट होता है आपका, ठीक है। आपने क्या है कि अभी तक आपने टैट कर लिया है, आपने वैट कर लिया है एंड आपने एसआरटी कर लिया है। जिस शीट में आपको टैट के आप आंसर्स लिख रहे हो, जिस शीट में आप वैट लिख रहे हो, उसी सेम शीट में आपको जो होता है एसडीटी आपको लिखनी होती है। अब आपको एसडीटी के लिए 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। कितने? 15 मिनट्स टू राइट द सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन को आपको क्या है कि पहले से ही प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी कोचिंग्स वाले सब भी यही बोलते हैं एंड मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले से ही अपनी एसटीटी आप प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि वहां पर आपको 5 क्वेश्चंस जो होते हैं आपको दिए जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपने 1 या 2 पॉइंट्स देने हैं, आपको कंप्लीट क्या होता है कि एक एक पैराग्राफ जो होता है आपको इन 5 क्वेश्चंस के ऊपर आपको लिखना होता है। एंड मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप जैसे ही एक पैराग्राफ मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए उसको कि ना पॉइंट वाइज आप लिखिए उसको। जैसे पहली चीज आपने लिख दी कि माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी लाइक दिस, ठीक है। देन उसका क्या है, आप एग्जांपल आप दे दीजिए कोई कि आपके बारे में वो क्यों सोचते हैं ऐसा, आपने क्या ऐसा उनके साथ करा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद एक और आपने पॉइंट दिया वैसा, तो उसको एज अ पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दीजिए। और कोशिश करें कि कितनी 2 से 3 चीजें आप बताएं और उसके ना एक एक एग्जांपल आप बता दो। जैसे अगर फैमिली के ऊपर आया तो उसके बारे में आपने 3 चीजें बता दी एंड एक एक एग्जांपल आपने बता दिया। देन क्या है कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने क्या है 3 पॉइंट्स आपने दे दिए, देन आपने क्या एग्जाम्पल आपने बता दिया, ठीक है। अब एसडीटी में क्या होता है ना कि जब कभी भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो ना, तो उसमें आप है ना एक क्या है कि लास्ट में ना कोई एक आप अपना कोई नेगेटिव पॉइंट आप जरूर बता दीजिए। क्योंकि हर एक इंसान जो होता है ना, भले ही वो अगर असेसर है या फिर आप हो, हमें क्या है कि कोई ना कोई हमारे अंदर वीक पॉइंट्स हमारा जरूर होता है। तो आप क्या है कि अपने अगर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अपनी बढ़ाई चढ़ाई आप कर रहे हो क्योंकि सारे बच्चे वही कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या है ना कि एक आप कैसे अपना एक वीक पॉइंट आप बता दीजिए कि मेरे पेरेंट्स जो है ना मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ ऐसे ना नेगेटिव थोड़ा सोचते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपका थोड़ा सा वेट जो है ना आप ओवर वेट हो एंड कभी कभार फ्रेंड्स के साथ आप जाते हो तो आप क्या है कि उनके साथ है ना दौड़ नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेमिना। तो आप क्या कर रहे हो कि अपने स्टेमिना को कैसे आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आप क्या डाइट पर आप फोकस कर रहे हो ज्यादा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि कभी भी एसडीटी लिखता हूँ ना तो एक क्या उसके साथ एक थोड़ा सा अपना वीक पॉइंट जो होता है वो भी बता देता हूँ। एंड वीक पॉइंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो जो कि है ना इंप्रूव हो सकती है क्वालिटी। कोई भी ऐसा वीक पॉइंट अपना भले ही वो आपका एसडीटी हो गया या फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, ठीक है, आईओ में, उसमें आप कोई भी अपनी कोई ऐसी वीक पॉइंट आप मत बताओ जिसको क्या है इंप्रूव होने में ज्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल सोशल अडेप्टिबिलिटी जिसके ऊपर हमने डिस्कस करा था ओएल की उसके टाइम पर। सोशल अडेप्टिबिलिटी जो है ना, ये क्या होता है कि 2-3 साल लग जाते हैं लोगों को चीज़ों से अडेप्टेबल होने में, किसी किसी में बचपन से ही होती है। अगर आपके अंदर वो आप लिख रहे हो ना कि मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है अडेप्टेबल होने में अपने सराउंडिंग्स को लेके, तो वो क्या है कि काफी ना ऐसे टाइम ले लेगी ये चीज आपके ठीक होने में भी। वहीं अगर आप लिख रहे हो ना कि स्टेमिना, आपको क्या स्टेमिना में दिक्कत है आपको, ठीक है, और क्या चीज हो सकती है कि आप चीजों को भूल जाते हो, तो आप उसको क्या याद भी आप कर सकते हो, आप कोई अपनी डायरी में आप लिख लो।
तो कुछ ऐसी OLQs होती हैं कि जो ज्यादा मतलब टाइम लगता है जिनको ठीक होने में, एंड कुछ ऐसी होती हैं कि जो कम टाइम लेती हैं ठीक होने में। तो आपको क्या अपने इंटरव्यू में और अपनी एसडीटी में भी आप अगर ऐसे कोई नेगेटिव वीक पॉइंट आप बता रहे हो ना, तो वैसी आप OLQ वैसा आप अपनी क्वालिटीज दिखाइए कि ना, जो क्या है कि ट्रीटेबल हैं, जो कि मतलब कम टाइम लेती हैं, 5 से 6 महीने में ट्रीटेबल्स होती हैं। ठीक है, इतना हो गया। देन हम क्या, अब क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं आज के। ठीक है, हेडिंग डालना की व्हाट आर दोज क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो आपसे पूछा जाता है, ये होता है आपका, व्हाट डू योर पेरेंट्स स्लैश गार्डियंस थिंक अबाउट यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये होता है। अब वही सेम आपको क्या है कि ये भी आपको पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ कोशिश करो कि आप 3 पॉइंट्स आप बता रहे हो एंड एग्जांपल्स के साथ। अब इसमें है कि व्हाट डू योर पेरेंट्स एंड गार्डियंस थिंक अबाउट यू। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीजें आप लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप ना उनसे जाकर, सबसे बढ़िया क्या होता है ना कि आप जाके उनसे बातचीत आप करोगे ना, तो आपको क्या है कि ग्राउंड रियलिटी पे रहकर आपको ना उनसे पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब मोस्टली पेरेंट्स तो क्या बताएंगे कि कोई मतलब बढ़ाई चढ़ाई तो करेंगे नहीं आपको, ये आपकी नेगेटिव चीजें बता देंगे मोस्टली। तो पॉजिटिव आपको कैसे पता करना है, आप खुद से सोच के देखो। अब क्या है कि मेरे पापा कभी भी कोई काम कर रहे होते हैं तो मैं क्या उनके साइड में जाके बैठ जाता हूँ, है ना, उनसे मैं पूछता हूँ कि कोई आपको हेल्प तो नहीं चाहिए। तो उससे क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं क्या एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, एंड जब कभी भी उनको कोई हेल्प वगैरह चाहिए होती है तो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ। एंड एग्जाम्पल कैसे होता है कि वेन एवर माई फादर इज डूइंग एनी वर्क, आई गो बिसाइड देम एंड आस्क फॉर एनी हेल्प, एंड उनकी क्या है, फिर मैं हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हो। पॉइंट 3 लिखना है एंड हर एक का एग्जाम्पल देना है। एंड लास्ट में कोई आप है ना अपनी कोई वीक पॉइंट भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हो तो आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि यार ये जल्दी नहीं उठ रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि आप दिखा सकते हो कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ कि मैं रात को जो है थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ एंड सुबह 6 बजे तक मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, देन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू योर टीचर्स कॉमा स्लैश एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट यू। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हो, है ना, और अगर आप अभी स्टूडेंट हो, है ना, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। एंड अगर आप कहीं वर्क वगैरह कर रहे हो तो आपके लिए रहेगा व्हाट डू योर एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट यू। लिख रहे हो ना बाकी सब क्वेश्चंस ये वाले। ठीक है, अभी तक किसी को भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, हमने जो अभी 2 पॉइंट्स अभी डिस्कस करे हैं क्वेश्चंस, तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट अगर होता है ना, तो या तो चैट बॉक्स में लिख दो या फिर हैंड रेस करके फिर पूछ लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू योर टीचर्स थिंक अबाउट यू। अगर आप अभी कॉलेज में हो, एंड व्हाट डू योर एम्प्लॉयर्स थिंक अबाउट यू अगर आप वर्क कर रहे हो। एंड एम्प्लॉयर्स में भी क्या है कि टीचर से तो आप क्या बोलते हैं, अपने फैमिली से आप पूछ सकते हो, ठीक है, फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, लेकिन एम्प्लॉयर्स वगैरह से आप जाओगे बातचीत करोगे तो क्या है कि ऐसा मतलब वर्किंग कल्चर जैसा होता है कॉर्पोरेट का, तो उसमें मैंने तो मतलब सुना ही है कि आपकी क्या है कि वो जो चढ़ाई होती है ना आपकी, उससे वो जलते हैं, तो आपको क्या है कि सही राय कभी भी नहीं मिलेगी। तो एम्प्लॉयर्स भी आपकी क्या सोचते हैं ना, आप खुद से ही उसको एज्यूम कर सकते हो आपको। ठीक है, आप ये सोच सकते हो कि जैसे कि आप ऑफिस क्या टाइम से पहुंच जाते हो जल्दी, तो आपके एम्प्लॉयर्स आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या पंचुअल हो काफी ज्यादा। ठीक है, उसका और एग्जांपल क्या है कि मैं हमेशा ऑफिस टाइम से पहुंच जाता हूँ। ठीक है, कभी भी मैं आज तक लेट नहीं हुआ हूँ मैं। कभी भी कोई हमारा कोई प्रोजेक्ट वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है कि मैं अपना जो वर्क होता है वो टाइम से उनको कंप्लीट करके दे देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो उसके साथ। देन आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू योर फ्रेंड्स, ठीक है, स्लैश कलीग्स थिंक अबाउट यू। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स वाले भी बता सकते हो, आप कलीग्स वाले भी बता सकते हो। अगर आप अपने वर्किंग कर रहे हो कहीं पर भी आप, तो आप कलीग्स को भी ले सकते हो और फ्रेंड्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है, घर पर ही है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, क्योंकि कलीग्स तो आपके है ही नहीं अभी, तो आप ये लिखोगे फिर। ठीक है, वही सेम चीज है कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। जाके हो सकता है तो या तो पूछ लो या फिर, ठीक है, और अगर नहीं पूछ पाते हो तो खुद से अज्यूम कर लो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं।
उसके क्या है कि साथ में दो तीन आप एग्जांपल्स भी बता दो, एंड लास्ट में क्या है कि एक उसको हर एक जो पैराग्राफ है उसमें एक अपना वीक पॉइंट जरूर बता के, और वीक पॉइंट भी आप कैसे कैसे इंप्रूव कर रहे हो, क्या उस पर आप मेजर्स आप ले रहे हो, वो चीज आपको दिखानी है। देन फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आप किस तरीके के पर्सन हो। इसमें भी आपको, अब मैं नहीं बता सकता कि यार दिनेश कैसा है, हरिओम कैसा है, ठीक है। अब आपको क्या है कि अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना आना चाहिए आपको, तब आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके के पर्सन हो, कहाँ पर आप लैग कर रहे हो, है ना, क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो आप बोल सकते हो कि आई थिंक आई एम अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है, बिकॉज आई हेल्प मैनी पीपल्स एंड आई थिंक दैट आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी मेरे कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो उसमें क्या है कि मेरे को जो होस्ट का जो रोल होता है वो मेरे को अच्छा लगता है करना, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आई थिंक आई हैव अ वेरी इंक्विजिटिव माइंडसेट, ठीक है, जिसने मेरे को इंजीनियरिंग लेने के लिए हेल्प करी मेरे को, जिससे मेरे को काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस जो थे उनका आंसर मेरे को मिला इंजीनियरिंग करके, वो चीज़ आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। देन लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वुड लाइक टू बी। इसमें क्या है कि आपको, आप कैसे पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है, आपके अंदर क्या वीक पॉइंट्स है जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, ठीक है। इसमें भी आप तीन पॉइंट्स आप दे सकते हो, एंड एग्जाम्पल्स के साथ साथ, ठीक है। किसी को भी अगर कोई डाउट है जो हमने भी डिस्कस करी है एसडीटीज, तो उसमें आप पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो आपकी जब एसडीटी प्रिपेयर हो जाती है खुद से, ठीक है, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, ठीक है, एक बार अपनी एसटीटी आप भेज देना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब हाँ ये वाला पॉइंट जो है आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना, ये वाला रिमूव कर दो। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो पूछ ले। देन फिर हम क्या आज जो पीआईक्यू फॉर्म है हम उस पर जाएंगे, फिर कैसे फिल करते हैं उसको। एनीवन हैविंग डाउट्स रिगार्डिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट? ठीक है, सबको क्लियर है ना ये चीज़, वैसे समझ आ गया ना सबको? ठीक है। ठीक है, हमने क्या है एसडीटी आज कंप्लीट कर लिया, एंड इसी के साथ हमारा क्या है, जो साइक वाला जो पोर्शन होता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड किसी को भी अगर कोई डाउट है ना इसमें कंप्लीट साइक में, तो वो पूछ सकता है, एंड जिस किसी ने भी वीडियो हमारी पिछली नहीं देखी हुई ना टैट की एसआरटी की, तो वो पूछ सकता है, कोई भी डाउट अगर है उसको तो। देन हम मूव करते हैं, हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है हमारा, दैट इज व्हाट, एनीवन? पीआई की फॉर्म। यस। पीएक्यू फॉर्म क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको कैसे फिल करना है ये, कैसे कैसे आप इसमें क्या चीजें आप डाल सकते हो, और इसकी क्या साइज होती है इसके पीछे की, सब अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पीएक्यू क्या होता है, जब आप ना स्क्रीन इन हो जाते हो उस टाइम पर आपसे पीएक्यू फॉर्म आपका फिल करवाया जाता है, एंड आप क्या कर सकते हो कि आप इसको प्रिंट करवा लो, इसको आप क्या एकदम अपने तरीके से अच्छा बना लो आप अपने तरीके से फिल करके, एंड एक सेकेंडरी पीआईक्यू फॉर्म आप साथ में ले जाओ, एंड उस टाइम जब भी आप पीआईक्यू फॉर्म फिल कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे क्या है कि अपना पीआईक्यू जो आप भर के लेके गए हो वो साइड में रख लो, एंड ये वाला भर सकते हो आप, ठीक है। पहले पहले क्या होता था कि जो पीआईक्यू फॉर्म होता था वो आपको स्क्रीनिंग से पहले ही दे दिया जाता था, जिस टाइम पे आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो उस टाइम पर आप अपना पीआईक्यू फॉर्म फिल करते थे, एंड वो आप सबमिट करवा देते थे। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि आपका पेजेस जो होते हैं ना, काफी ज्यादा पेजेस लग जाते थे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि स्क्रीन आउट भी हो जाते हैं, लेकिन भर तो उन्होंने भी दिया है। तब से ये चीज हम करने लगे कि जब बच्चा स्क्रीन इन होगा ना उस टाइम पे ही उसका क्या होगा, पीआईक्यू फॉर्म हम फिल करवाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी ये होती है कि ऊपर आप देखोगे क्या लिखा हुआ, डीआईपीआर क्वेश्चन नंबर 107 है, रिवीजन, ठीक है। एंड उसी के जस्ट आप नीचे देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ओ आई आर, ठीक है, ओ आई आर। इसमें क्या होता है कि आपकी रेटिंग लिखी होती है,
आपको 1 से 5 में जो भी कोई भी आपको रेटिंग मिलती है ना OIR टेस्ट में ड्यूरिंग योर व्हाट स्क्रीन इन प्रोसेस, पीपीटी के जस्ट पहले आपका क्या होता है OIR टेस्ट होता है एंड OIR के बाद आपको पीपीटी के लिए लेके जाया जाता है। उस टाइम पर क्या होता है कि आपकी जो भी आपकी रेटिंग आई होती है, फॉर एग्जांपल किसी की 1 आ गई, किसी की 2 आ गई, किसी की 3 आ गई, तो वो यहाँ पर क्या होती है आपकी OIR की रेटिंग लिखी होती है। एंड OIR की जो रेटिंग होती है वो सिर्फ आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो होता है उसी को ही पता चलती है। एंड जब आपका इंटरव्यू लेने बैठता है ना वो, उस टाइम पर उसके हाथ में होता है आपका PIQ फॉर्म होता है, ठीक है। एंड PIQ फॉर्म से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर, ये वाले, जिसमें आपके सिर्फ पर्सनल आपके जो होता है रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक PIQ क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनर, जो आपके इसी PIQ फॉर्म से पूछे जाते हैं। एंड सेकंड होते हैं आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चनर, जो कि क्या होते हैं आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चनर सबके सेम होते हैं, जबकि PIQ क्वेश्चंस जो होते हैं सबके डिफरेंट हो सकते हैं। CIQ क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक लिस्ट है इसकी, एक PDF होता है एक, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉमन क्वेश्चन ये होते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है, आप अपने नेबर्स के बारे में बताओ, अपना डेली रूटीन मेरे को बताओ, वो सब चीजें। देन यहाँ पर आता है आपका सिलेक्शन बोर्ड, नंबर एंड प्लेस। इसमें आपको वही लिखना होता है कि 14 SSB है या फिर आपका 11 SSB है, 19 SSB है, जो कोई सा भी है वो। बैच नंबर आपको उसी टाइम आपको बताया जाता है, फिर आपका जो कोई भी बैच नंबर है वो आपको लिखना होगा, ठीक है। चेस्ट नंबर, चेस्ट नंबर यहाँ पर आप डालते हैं कौन सा, जो आपको स्क्रीन इन के बाद मिलता है ना, सेकंड वाला चेस्ट नंबर, वो स्क्रीन इन से पहले एक डिफरेंट चेस्ट नंबर होता है एंड स्क्रीन इन होने के बाद आपका डिफरेंट चेस्ट नंबर होता है। तो इसमें आपको स्क्रीन इन होने के बाद जो आपको चेस्ट नंबर मिले वो। एंड यहाँ पर क्या है कि UPSC का रोल नंबर आप डालोगे अगर आप CDS और NDA एंट्री से जा रहे हो। एंड अदर रोल नंबर कौन सा हो जाता है आपका, जब आप डायरेक्ट एंट्री से जा रहे होते हो, जैसे कि SSC टेक, TGC, ठीक है, इतना हो गया। देन नेम इन कैपिटल्स, जहां पर कैपिटल लिखा हुआ है ना वहां पर तो आपको कैपिटल में लिखना है, जैसे ये कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पर आप क्या है कि उसको कैपिटल में ही लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे, ठीक है। अब लेकिन क्या है ना कि बाकी सारी जितने भी आपको चीजें लिखनी है ना, उसमें आपको कहीं भी आपको कैपिटल में आपको नहीं लिखना। कैपिटल में लिखते हैं ना, इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजी, मतलब चीज होती है साइकोलॉजिकल, कि आप जब भी ऐसे लिख रहे होते हैं ना तो एक सामने वाले के माइंड में एक इंप्रेशन पड़ता है कि आपने क्या है कि चीज को ना काफी सोच समझ के आपने क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि आप थोड़े से नर्वस थे जब आप वो चीज फिल कर रहे थे, ऐसा मतलब इंटरव्यू के दिमाग में एक इंप्रेशन पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि अपने जितने भी बाकी सारी चीजें हैं ना, आप रनिंग हैंड में लिखो। रनिंग हैंड में लिखने से क्या होगा कि वो दिखेगा कि यार कॉन्फिडेंट था बच्चा जब भी कुछ लिख रहा था ना वो उस टाइम पर, तो उसने क्या थोड़ा रनिंग हैंड में लिखा, जिससे उसको कॉन्फिडेंट है कि यार वो कोई गलती वगैरह नहीं कर सकता वो लिखते टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपने क्या है कि आप देख के आप लिख ही रहे हो, जो सेकेंडरी आपका जो PIQ फॉर्म है उसी से आप देख के लिख रहे हो, तो क्या है कि आप थोड़ा सा ना उसको रनिंग हैंड में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर आता है आपका सेकंड फोर्थ का है कि पहला क्वेश्चन है आपका क्या है कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विद अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, आप इसमें वो चीज डालोगे जहां पर आप सबसे ज्यादा समय के लिए किसी जगह पर आप रहे हो, ठीक है, वो चीज आप डालोगे। एंड लिखना कैसे है आपको, प्लेस लिखनी है आपको पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ जम्मू में, तो मैं इसको लिखूंगा, प्लेस क्या है, जम्मू, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड स्टेट JNK। एंड अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ की कितनी होगी, 5K होगी तो मैं 5K लिख दूंगा, 10K होगी 10K लिख दूंगा, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देन प्रेजेंट रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस आपका जो कोई भी आप वो डालोगे। फॉर एग्जांपल आप में से कोई हो सकता है ग्वालियर का होगा, तो आप इसमें क्या लिखोगे, प्रेजेंट रेजिडेंस ग्वालियर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर एंड स्टेट मध्य प्रदेश। देन परमानेंट रेजिडेंस, जहाँ पर आप परमानेंट आपका जो रेजिडेंस है जहाँ पर आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप हो, इसमें आप वो चीज डालोगे। एंड लास्ट में क्या है, अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन आप गूगल करके देख सकते हो आप कितनी है, ठीक है। मेरा जो विलेज है उसके आई थिंक 1100 कुछ है, ठीक है, तो मैं उसका वो डाल दूंगा,
तो आप वो चीज़ देख सकते हो। आप अपने गूगल जो होगा ना, हर जगह का क्या होता है, सर्वे किया जाता है। तो आपको जब आप डालोगे ना कि उस जगह का कितनी पॉपुलेशन है, तब आपको वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड वेदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और नॉट, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट है, हमारे जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं अभी तक, ये यहाँ तक फोर्थ क्वेश्चन तक, तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट्स किसी को भी? क्लियर है सबको ये चीज़? डिस्ट्रिक्ट, प्लेस सेम लिखना है। प्लेस तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना, प्लेस आप जहाँ पर अभी करंटली हो। फॉर एग्जांपल, आपने बताया था आप जैसे गुरदासपुर के हो, ठीक है, तो गुरदासपुर में आप कहाँ पे बिलोंग करते हो आप? गुरदासपुर में आप कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो, तो आप प्लेस में आप वो चीज़ डाल दोगे। डिस्ट्रिक्ट आप गुरदासपुर एंड स्टेट पंजाब। प्लेस में आप वो चीज़ डालोगे जहाँ पर आप करंटली आप जैसे हो उस जगह में, ठीक है, वो चीज़ आप डालोगे उसमें। देन प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस में भी वही क्या बोलते हैं, प्लेस आप वही चीज़ डालोगे जहाँ पर आप करंटली हो आप जैसे, ठीक है। ग्वालियर में भी काफ़ी सारी जगह हैं, तो आप वो चीज़ डाल सकते हो। मैंने एज ए एग्जांपल आपको बताया मैंने। देन स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आप हो, स्टेट, देन ब्रैकेट में आप डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे। रिलीजन आपको क्या डालना है इसके अंदर? आप हिंदू हैं तो हिंदू डालेंगे, ठीक है। मुस्लिम है मुस्लिम, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, सिख है सिख। वेदर एस सी एस टी एंड ओबीसी, अगर है तो यस, नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे। आपको क्या होता है कि जब आप वहां पर बैठे होगे ना, तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो आपके जो एसएम साहब जो होते हैं ना, वो आपको साइड साइड में आपको बताते रहते हैं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पर ये चीज़ लिखनी है। या जस्ट मैं आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ ये, कि यहाँ पर आप ये चीज़ लिखोगे। मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में मेरे को यहाँ पर बोला गया था एक टाइम पर कि आप इसको ऐसा खाली छोड़ दो अगर आप एस सी एस टी एंड ओबीसी में नहीं हो, ठीक है। एंड अगर आप एक टाइम पे मेरे को बोला था कि अगर आप जनरल से हो, तो आप वहां पर क्या है कि आप GEN करके लिख दो आप, तो ठीक है। तो आपको क्या है कि खाली भी छोड़ सकते हो, आप जनरल लिख दो, आपको वो चीज आपको बता दें। मदर टंग आपकी क्या है? मदर टंग बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी लिख दो, ठीक है। देन अगर कन्नड़ है कन्नड़, पंजाबी है पंजाबी। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वही आप लिखोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल। पेरेंट्स अलाइव, ठीक है, यस, और नहीं है तो नो। एंड इफ नॉट अलाइव, योर एज एट द टाइम ऑफ दैट, ठीक है। हरिओम, डाउट है पूछो। सर हरियाणवी में भी जैसे कई टाइप की लैंग्वेज होती हैं, हम्म। तो जो वो स्पेसिफिक है वो लिखनी है या सीधा हरियाणवी लिखनी है? एक्चुअली ऐसा है ना कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितनी है ना, जैसे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें अगर आपकी लैंग्वेज अगर वो दर्ज है ना, तब आप वो चीज़ आप लिख सकते हो। और अगर नहीं है तो आप क्या है कि एकदम जो ऑफिशियल जो मेन लैंग्वेज है ना, वो डाल दो, हरियाणवी। ओके। ठीक है, उन्हीं में से डालनी है जो कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसी में से। देन आपका आता है ये नेक्स्ट, ठीक है, सिक्स्थ हमारा हो गया। पेरेंट्स, गार्डियंस एंड ऑक्यूपेशन, इनकम एज एप्लीकेबल, सी, ये आ गया। देन आपका ये बॉक्स, ठीक है, इस बॉक्स को क्या ध्यान से एक बार या पहले देख लूंगे, उसके बाद हम क्या इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसमें, फादर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अब फादर की क्या होता है कि समटाइम्स एजुकेशन क्या होती है किसी की पार्ट वाइज करी होती है ना, कंप्लीट नहीं करी होती, कि फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गया था, सेकंड में हो गया था, है ना। एंड या फिर अगर इंजीनियरिंग करी है तो थर्ड में ड्रॉप आउट हो गया था। तो इसमें आप वो चीज़ मत लिखना कि BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, ऐसे नहीं लिखना। जो एजुकेशन करी हुई है ना, जैसे BSc करी है तो BSc लिख दोगे, एंड BA करी है तो BA आप लिख दोगे इसमें, ठीक है। ऑक्यूपेशन आप क्या लिखोगे? अगर आपके पेरेंट जो फादर है आपके, अगर वो फोर्सेस में है, तो उनकी क्या रैंक जो है आपको स्पेसिफिक आप मेंशन करो, ठीक है। अगर आर्मी में है, ठीक है, अगर सूबेदार हैं तो आप लिखोगे इसमें सूबेदार इन आर्मी, ठीक है। और अगर सूबेदार मेजर है तो सूबेदार मेजर इन आर्मी, ठीक है। ऑक्यूपेशन आप ऐसे लिखोगे। एंड अगर कहीं आपके पेरेंट अगर आपके कॉर्पोरेट में हैं,
तो आप यहाँ पे लिख दोगे कॉर्पोरेट, है ना, और ब्रैकेट में आप लिख दोगे कि कौन सी वो कंपनी में है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस में है, तो आप ऐसे लिख दोगे कॉर्पोरेट डैश करके या फिर कॉमा ब्रैकेट करके। अगर रिटायर्ड है तो आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि रिटायर्ड है, ठीक है, वो जैसे होता है कि ईएसएम, आप इसमें लिख सकते हो कि ईएसएम है, एंड किस उनकी क्या थी रैंक, उसकी उनकी मतलब क्या थी उस टाइम पर, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। एंड इनकम पर मंथ, इनकम आप लिखोगे जो भी करंट इनकम उनकी जो है सोर्स में, ठीक है। कुछ भी अभी जैसे खेती बाड़ी हो गया, तो आप उसमें वो चीज आप डाल सकते हो, उनकी इनकम पर मंथ क्या है। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लेगा, एंड फिर हम बाकी भी डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। सर किसी भी पोस्ट में, जैसे फादर हरियाणा पुलिस में तो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस ऐसे लिखना है। ऐसे फिर से पूछना क्वेश्चन दोबारा। लाइक मेरे फादर हरियाणा पुलिस में तो मेरे को ऐसे हम्म लिखना है, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। यस यस, वैसे ही। हाँ, पेंशन इंक्लूड करके ही, कि मतलब ओवरऑल जितनी भी उनकी इनकम बनती है ना, पेंशन इंक्लूड करके, एंड जितना भी वो करंट कमा रहे हैं दोनों को ऐड करके फिर लिखनी है आपको, ठीक है। देन आती है आपकी मदर की एजुकेशन के बारे में, एंड मदर की एजुकेशन आपकी कहाँ तक हो रखी है, आप इसमें वो चीज़ लिखेंगे। ऑक्यूपेशन, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर रहे तो आप इनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे होम मेकर, ठीक है। एंड इनकम पर मंथ क्या होता है ना कि मदर की आपको क्या बोलते हैं कि अगर होम मेकर भी है ना तब भी आपको क्या है कि इनकम पर मंथ उनकी कुछ आप शो कर दो। जैसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप 5,000 दिखा दो, है ना, 2,000 दिखा दो। उससे क्या होता है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ मतलब फैमिली में जो सारे मतलब है वो लोग वर्किंग है। एंड 2,000 कैसे कमा रहे हैं अगर पूछते हैं आपसे, तो आप ये बोल सकते हो कि सिलाई कढ़ाई करते हैं ना, और हो सकता है कोई और छोटा मोटा काम करते हो, लेकिन इस चीज को खाली मत छोड़ना है यहाँ पर। इसमें आप कुछ फिल कर दो, 2,000 दिखा दो इसमें, ठीक है, 5,000 दिखा दो या 3,000 दिखा दो। खाली मत छोड़ो इसको, ठीक है। इनकम पर मंथ दिखा दो, उसमें मतलब ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, बट ये रहेगा कि इसमें आपने खाली नहीं छोड़ा हुआ इसको। देन गार्जियन है तो आप गार्जियन के बारे में बता देंगे, ठीक है। एंड बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर अगर आपकी है तो आप उनकी एजुकेशन आप बता दो, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है उनका, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं अभी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं किसी एग्जाम वगैरह की, तो आप इसमें लिख सकते हो कि प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। एंड उसके अलावा भी अगर कोई वर्क वगैरह अगर वो कर रहे हैं तो आप उसमें उनका वर्क दिखा सकते हो। इनकम पर मंथ आपको यहाँ पे भी शो करनी है, ठीक है। ये हमने सिक्स्थ भी कवर कर लिया। देन आता है इसके बाद सेवेंथ, शैक्षिक रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर एजुकेशनल रिकॉर्ड कमेंसिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, कॉमा इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले मैट्रिक का आपको इसके अंदर डालना होता है। मैट्रिक होती है आपकी 10th क्लास। 10th क्लास आपने कहाँ से करी है, फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैंने जैसे केवी नंबर 1 बीकानेर से करी हुई है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा केवी 1 बीकानेर। और अगर ना यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे मैं बीकेएन ही लिखता हूँ नॉर्मली, तो आप क्या है कि यहाँ पर ना ऐसे डॉट डाल के उसके आगे आप लिख दो कि बीकेएन पर आपने क्या चीज़ आपने बताई है। जैसे बीकेएन को फुल फॉर्म है इसकी क्या, बीकानेर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप एक डॉट डाल के नीचे जहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा है वहां पर आप कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार बताना सब। नो सर। ओके, नेट चला गया आई थिंक, वेट।
अभी विजिबल है मेरी स्क्रीन? तो मैं ये चीज कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर हम पढ़े होते हैं, उसका क्या होता है कि नाम है ना काफी ज्यादा लंबा ऐसे निकल जाता है। अभी मेरा कॉलेज का नाम आएगा तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब जैसे मैं स्कूलिंग मेरी कहाँ से हुई है तो फुल नेम लिखूंगा उस इंस्टीट्यूशन का, जैसे केवी नंबर 1 बीकानेर। अब केवी की तो सबको पता होती है कि केवी 1 है, लेकिन आगे बीकेएन मैंने जैसे लिखा हुआ है, स्पेस क्योंकि ज्यादा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जैसे ये खाली स्पेस है ना, तो इसमें क्या है कि मैं ऐसे डॉट डालकर बीकेएन को मैं बता दूंगा कि बीकेएन होता है बीकानेर। ये चीज आप करोगे तो इससे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे क्या होता है कि उनका नाम जैसे होता है ना काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि सारा, लेकिन यहाँ पर ना वो छोटा सा गैप होता है, ये जितनी छोटी सी जगह है ना, इसके अंदर फिल करके रहेंगे वो। तो ऐसे छोटा 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 ऐसे ऐसे लिख देंगे वो। तो क्या होगा कि एक तो असेसर को दिखेगा कि यार इसको मतलब जब पता है कि इतना बड़ा नाम इसमें आएगा ही नहीं, तो उसने मतलब एक तो लिखा है और ऊपर से क्या विजिबल भी नहीं है कुछ। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे ना, तो उससे क्या आपकी वो जो ओएल की होती है रिसोर्सफुलनेस वाली, कि आप क्या है कि यहाँ पर आपको छोटे से छोटा जो आपको रिसोर्स भी मिला हुआ है ना, ये स्पेस जो है, उसको भी आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो अब ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। देन केवी नंबर 1 बीकानेर, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है? सीबीएसई। ईयर किस ईयर में आपने करा है तो आप उसमें वो डाल दोगे। डिवीजन एंड मार्क्स क्या होता है, इसमें आप लिखोगे डिवीजन क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट, एंड मार्क्स कितने हुए हैं आपके, मार्क्स आप डाल दोगे परसेंटेज में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। बॉर्डर और डे स्कॉलर आप जो कोई भी थे, ठीक है, आप बॉर्डर थे तो इसमें आप बॉर्डर डालोगे, डेज स्कॉलर थे तो आप इसमें वो डालोगे। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो होती है आपको ना एजुकेशन से रिलेटेड ही लिखनी होती है, आपको ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर आपको 10th में अगर आपने क्या है कि स्पोर्ट्स में अगर काफी अच्छा परफॉर्म आपने करा है, तो आप यहाँ पर वो चीज आप मत लिखो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ अपनी एजुकेशनल से रिलेटेड ही जो कोई भी आपको अगर अवार्ड मिला है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 सीजीपी है ये, आपको स्कूल से आपको कोई पैसे मिलते हैं, जैसे हमारे टाइम पे 5000 रुपीज मिलते थे जिसकी 10 सीजीपी आती थी, तो आप क्या इसमें वो चीज आप डाल सकते हो, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही। क्योंकि आपको अगर स्पोर्ट्स वगैरह का दिखे ना तो आपको काफी सारी इसमें चीजें दी हुई है, तो यहाँ पर आपको वो चीज शो करनी है, तो आप वो चीज वहां पर मत दिखाओ। देन 10+2 का भी सेम है, आपका जो स्कूल है आप इसमें वो लिख दो। नाम अगर ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पर उसका जो छोटा शॉर्ट फॉर्म होती है वो डाल के उसके आगे ऐसे करके आप बता दोगे कि इसका फुल नेम ये है। देन बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है वो डालोगे। ईयर किस ईयर में आपने पास किया है वो डालना होता है, ठीक है। 2000 अगर 18 में करा 18 में, 20 में करा है 20 में। डिवीजन एंड मार्क्स, डिवीजन फर्स्ट एंड मार्क्स जितने भी आपके स्कोर करा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। बॉर्डर थे या डे स्कॉलर थे वो आप लिख दो ना यहाँ पे। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट भी आपकी 12th में वही रहेगी, जिसमें आपको मतलब कोई एजुकेशनल से रिलेटेड ही आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये पूरा कॉलम ही आपका किसका है, एजुकेशनल रिकॉर्ड का है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। देन ग्रेजुएशन का जो होगा वो डालोगे इसमें। फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी है, किस ईयर में करा है, डिवीजन एंड मार्क्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बॉर्डर डे स्कॉलर एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट डिफाइनिंग। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर आप कर रहे हो तो आप इसमें वो भी डाल सकते हो, और नहीं कर रहे हो तो नहीं डाल सकते हो। और कोई भी चीज में क्या है, खाली मत छोड़ना। अगर किसी भी चीज में आपको अगर डाउट होता है ना, तो ये क्या है कि वहां पर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रही होती हैं, तो उसको भी एक बार आप क्लियर सुनते रहना। एंड पूछ भी सकते हो, कोई गलत चीज आप फिल मत करना यहाँ पे। देन एज आपकी, ईयर एंड मंथ में कितने साल के हो आप, ठीक है, 20 ईयर्स, ठीक है। एंड मंथ में भी आप डालोगे इसको। हाँ हरिओम पूछो। सर पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे अभी कर रहे हैं तो ईयर तो खाली छोड़ना पड़ेगा। ईयर वाला आप इसमें फिर बता सकते हो ना कि किस ईयर में होगी कंप्लीट, तो आप इसमें वो लिख देना। जैसे अगर 2026 में आपकी होने वाली है तो आप इसमें लिख दोगे 2026, है ना। किस ईयर से किस ईयर में आपकी हो रही है तो आप इसमें वो चीज आप लिख दोगे। एंड ये परसेंटेज वगैरह भी है। परसेंटेज वाला है ना, एक बार आप वहां पर ही पूछ लेना उनसे जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं ना, तो वो आपको मतलब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। ओके।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये चीज आपको खाली छोड़नी होती है, लेकिन वहीं कभी कभी क्या होता है कि ये आपको भरना होता है, तो ये क्या होता है कि बोर्ड टू बोर्ड ही डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है। देन एट्थ है आपका आयु, वर्ष और माह। ठीक है, एज ईयर्स एंड मंथ्स में आपको लिखनी है, कितने साल के हो आप। ठीक है, 23 ईयर्स एंड हाउ मेनी मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने भी आप उतने लिखोगे। हाइट इन मीटर में लिखनी होती है आपको। कुछ बच्चे क्या होता है कि सेंटीमीटर में इसको लिख देते हैं, 165 सेंटीमीटर, 168, 170 सेंटीमीटर। तो उसको भी आपको देख लेना कि कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको, सेंटीमीटर से आप मीटर में कैसे जाते हो। वजन, वेट इन केजीज आपको लिखना है अपने यहाँ पे। एंड क्या होता है ना कि एफ कैट में ना, जब आप एएफएसबी के थ्रू जाते हो ना, तो क्या होता है कि सामने जैसे होता है ना, आपको क्या डिफरेंट ऐसे ये बने होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म से बने होते हैं, इन पर क्या होता है हर एक पे असेसर बैठा होता है। ठीक है। एंड वो आपको बुलाकर जो होता है ना आपके सामने पूछता है कि आपका ये वेट कितना है, आपका हाइट कितनी है आपकी। एंड वो जो असेसर होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है आपके रिकमेंडेशन में। एंड कुछ बच्चे क्या होता है कि उनका वेट का पता ही नहीं होता। ठीक है, उनके सामने असेसर के सामने बोल दिया उनका 60 केजी है सर हमारा, और उन्होंने क्या वहाँ पे 60 केजी मेंशन लिख भी दिया उन्होंने, उसके कहने पे, लड़के के कहने पे। लेकिन वहाँ पर डिफरेंट क्या होता है कि वहाँ पर ना एक मशीन होती है अलग सी, अब की बार मैं गया था तो थी, ये ऐसी एक मशीन सी होती है, यहाँ पर डिस्प्ले टाइप बना होता है, एंड इस पर आपको के खड़ा होना होता है आके। एंड ये मशीन जो होती है आपका वेट भी बता देती है एंड आपकी हाइट भी बता देती है वो मशीन। एंड फिर आपका क्या होता है, देन अगेन आपको वो चीज जो होती है ना, सामने जो असेसर होता है वो देख रहा होता है वो चीज। तो कोशिश करना कि ये, जैसे अगर आपने 60 बोला ना असेसर को, एंड अगर यहाँ पर मान लो 70 आ गया केजीज, तब आपके लिए फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका खराब हो गया। तो कोशिश करनी है कि अपना वेट वगैरह जो है ना आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट इतना है आज की डेट में, एंड हाइट आपकी इतनी है। हो सकता है कि हमने लास्ट 10th में वेट करवाया होता है, फिर 12th में करवाया होता है, एंड उसके बाद हमें पता ही नहीं होता कि हमारा वेट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो चीज़ भी क्या है आपको एक मतलब पता होना चाहिए कि अगर मैं पूछ लूँ आपका वेट कितना है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपका चेक भी करवा के देख सकता हूँ मैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या झूठ नहीं होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनली मंथली इनकम कितनी है आपकी। ये क्या है कि आपको कोई भी चीज है ना इसमें पीआईक्यू फॉर्म में आपको क्या है, खाली नहीं छोड़नी है। तो इसमें क्या है कि आपको है ना आप डाल सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप इसमें लिख सकते हो कि 5,000 एंड आप क्या ट्यूशन पढ़ा रहे हो। ठीक है। और क्या कर सकते हो, अगर आप कमा रहे हो तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं कमा रहे हो, अगर आप मान लो घर पे ही आप बैठे हुए हो है ना, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ये चीज लिख सकते हो कि आप क्या है, कम से कम आप ट्यूशन पढ़ा कर ही जो है खुद का आप खर्चा वगैरह कर रहे हो। क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं अपने घर वालों से, है ना, कितनी पॉकेट मनी मिलती है एंड हाउ डू यू यूज दोज मनी। तब आपको वो चीज आपको क्वेश्चन में लानी पड़ेगी। तो अगर आपने पहले से ही आप में लिख के रखा है ना कि आप 2,000 कमा रहे हो या फिर आप 5,000 कमा रहे हो, एंड साइड में आप लिख दो ट्यूशन, तो ये क्या आपके फायदे के लिए असेसर को दिख रहा है कि आप क्या है, घर पे हो भले ही, लेकिन आप क्या ट्यूशन वगैरह लेके अपना गुजारा कर रहे हो, घर वालों के ऊपर आपका एक बर्डन टाइप नहीं हो आप। ठीक है। एंड आपके क्वेश्चंस भी काफी कम हो जाएंगे। एंड ट्यूशन से अगर आपको रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आ ही जाता है, तो आप ये बता सकते हो कि आप क्या 8th से आप 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हो। एंड अगर आपसे कोई और भी चीज पूछ लेता है कि क्या पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो, तो थोड़ा बहुत आप साइंस का भी पढ़ के चले जाओ। लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज के खाली मत छोड़ो, ये चीज भी कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। आप इसमें डाल दो जिम ट्रेनर हो आप, है ना, आप बोल सकते हो कि सर मेरा मतलब जैसे मैं जिम करने जाता था या जाती थी, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा वहां पे, तो मैं क्या एज अ पार्ट टाइम वहां पर ट्रेनर ही लग गई, तो लग गई। ठीक है, 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ। फिर आप वो चीज आप इसमें बता सकते हो कि मेरे को इतने रुपए मिलते हैं उसमें। लेकिन खाली मत छोड़ना इस चीज को भी। एनसीसी ट्रेनिंग करी है, तो आप इसमें यस डाल देना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि क्या ड्यूरेशन था टोटल ट्रेनिंग का। ठीक है, विंग कौन सा था आपका, डिवीजन कौन सा था, एंड सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड, ए बी सी, जोन सा करा है वही वाला लिखोगे। नहीं करा तो इस पे आप नो पे टिक कर दोगे। एंड अगर नो भी है तो इसमें आप खाली मत छोड़ो इसको, इसको आप क्या एज अ डैश 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 कर दो। देन 11th पॉइंट है आपका पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये क्या होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये चीज आपकी। इसमें आप कुछ भी आप इसमें लिख रहे हो ना, आपको क्या है कि कोशिश करो कि इसमें 2 से 3 आप जो है ना स्पोर्ट्स आपने इसमें इंक्लूड कर रहे हो।
अगर आपने क्या है कि नहीं भी खेले हुए ना लाइफ में, हो सकता है कि आपका कभी इंटरेस्ट था ही नहीं स्पोर्ट्स खेलने में, हो सकता है कि आपका जो एजुकेशनल जो रिकॉर्ड है ना आपके वही अच्छे हैं काफी, लेकिन आपने स्पोर्ट्स में इतना पार्टिसिपेशन ही नहीं है। लेकिन रेदर देन लिविंग इट ब्लैंक, ठीक है, खाली छोड़ने से अच्छा क्या है कि आप ना इसमें क्या है कि आप इसमें कुछ भी आप डाल सकते हो स्पोर्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे क्या है वॉलीबॉल आपने खेला है, वॉलीबॉल, तो इसमें आप पीरियड ऑफ ड्यूरेशन डाल दो कि 2016 से लेके अभी तक खेल रही हूँ, ठीक है, अभी तक खेल रहा हूँ, वो चीज़ आप डाल दोगे। रिप्रेजेंटेड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्या आपने रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, तो अगर आपने स्कूल करा है तो यहाँ पर आप स्कूल लिख दोगे। एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आपकी क्या रही है, ठीक है। इसमें क्या है ना कि आपको एक चीज ध्यान रखनी कि इंटरव्यू में ना आप क्या है कि झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन झूठ अगर आप बोल रहे हो ना तो आपको ये चीज कोशिश करनी है कि अपने झूठ को बैक करने के लिए ना आपको और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो कोशिश करनी है कि झूठ आप कम से कम बोलो, लेकिन अगर आप झूठ बोल भी रहे हो ना तो उसके लिए क्या है फुल प्रिपेयर्ड होकर अगर आप जाओगे तो आप क्या है वो झूठ भी आपका सच बन जाएगा। वॉलीबॉल अगर आपने मान लो नहीं भी खेली हुई है तो वॉलीबॉल से मैं क्वेश्चंस आपके क्या ही पूछ सकता हूँ, मैं यही पूछूंगा ना कि अच्छा मुझे ये बता दो कि आपने वॉलीबॉल में आपने कहाँ रिप्रेजेंट किया था, आप किस टीम के साथ आपका मैच था, ठीक है। और आपसे मैं ये पूछ लूंगा कि अगर आपने वॉलीबॉल सही में खेला हुआ है तो मैं पूछ लूंगा अच्छा मुझे वॉलीबॉल के बारे में ना बताओ कि एक्चुअली में वॉलीबॉल होती क्या है, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो कितना बड़ा होता है, वॉलीबॉल का जो नेट होता है वो कितना बड़ा होता है, अच्छा ये बताओ कि मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है क्या उसका जो हाइट होती है या कुछ डिफरेंस होता है, बॉल में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने यहाँ पे बास्केटबॉल भी अगर आपने लिखा हुआ है तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि बास्केटबॉल की जो बॉल होती है एंड वॉलीबॉल की जो बॉल होती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसे में क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं, वो भी पूछ सकता हूँ आपसे। लेकिन अगर आपने नहीं भी खेला ना तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हो इन सब के बारे में, रेदर देन इसको खाली छोड़ने से अच्छा ही है वो चीज भी। ठीक है, ये हो गया। देन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप कुछ भी डाल सकते हो। आपने कुकिंग डाल दी है इसमें, ठीक है, लेकिन आपने कुकिंग क्या है आपको आती नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है इसमें बन सकता है अच्छा मुझे ये बताओ कि दाल अगर कुकर पे चढ़ाते हैं तो कितनी सीटी उसको लगवाते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकता हूँ कि मैं ऑयल के बारे में बता दो मेरे को, ऑयल कितने तरीके के ऑयल होते हैं, फिश ऑयल हो गया, फिर आपका रिफाइंड ऑयल हो गया एंड मस्टर्ड ऑयल, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। कुछ बच्चे लिख देते हैं यहाँ पर रीडिंग, ठीक है, हॉबीज में यहाँ पे लिख देंगे कि रीडिंग, ठीक है। जैसे उनसे पूछ लेंगे कि अच्छा रीडिंग आप क्या रीड करते हो तो बोल देंगे न्यूज़पेपर। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आप रीडिंग एज अ हॉबी आप कर रहे हो तो क्या है बुक्स लिखो, नॉवेल्स आप इसमें बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें बता सकते हो आप मैगजीन्स आपको रीड करना अच्छा लगता है, ठीक है। ब्लॉग्स हो गए, ब्लॉग्स आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप इसमें डाल रहे हो ना कि रीडिंग बुक्स, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पूछूंगा नहीं मतलब क्वेश्चन तो वो बनेगा ही कि अच्छा बुक्स बताओ मेरे को आपने कौन कौन सी रीड करी है। और अगर आपने यहाँ पे झूठ बोला है आपने और आपको यही नहीं पता कि आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी हैं तो फिर वो आपके अगेंस्ट में जाएगी, ठीक है। तो बुक्स के नाम भी आप देख सकते हो। अगर आपकी रीडिंग एक्चुअल में हॉबी है तो वेल एंड गुड है, तो आप इसमें आप बता सकते हो कि आप कौन कौन सी आपने बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपने नहीं, आपकी अगर रीडिंग हॉबी है तो आप इसको एज अ हॉबी एक बना लो, ठीक है। और अगर आपको झूठ भी बोलना है तो आपको बुक्स पहले से आप पता करके जाओ कि अच्छा ये बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, क्या नाम है उसका, जोसेफ मर्फी की एक बुक है द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो, आप बोलोगे कि सर मैंने क्या ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है, कितने गाजी गए पढ़ी है, एंड पैराएसएफ की एक बुक है मैंने बलिदान वो पढ़ी हुई है। फिर वो आपसे ऑथर का नाम पूछ लेगा, जो आपका असेसर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये बलिदान किसने लिखी हुई है, तो आपको वहां पर क्या है कि ऑथर के नाम भी पता होने चाहिए एंड बुक्स जो आपने कौन कौन सी रीड करी है वो भी। कुछ बच्चों को क्या होता है ब्लॉग्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से ब्लॉग्स आपने रीड करे हुए हैं, ठीक है। और आप क्या कौन सी वेबसाइट्स जो होती है आप प्रेफर करते हो ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, वो चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। देन और क्या आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या है कि मेन चीज़ जो होती है ना हॉबीज एंड इंटरेस्ट में कुछ बच्चों को डिफरेंस ही पता नहीं होता है, ठीक है। तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो आप। हाँ, उसमें फिर आपको नॉलेज भी आपको उसकी होनी चाहिए कि ना अगर मैं पूछ लेता हूँ आपसे कोई चीज़ भी तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। देन
हॉबीज एंड इंटरेस्ट में अगर मैं आपसे पूछता हूँ किसी से भी कि मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? डिफरेंस बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट। एनीवन? कोई भी बताना चाहता? गैस कर सकते हो आप लोग। ठीक है। तो मेरे को लगता है आप में से नहीं पता। यस, हरिओम। आप बताना चाहते? हॉबीज यस। मतलब हमारी हमारी आदतें जो हम रेगुलरली करते हैं, और हम्म। इंटरेस्ट जिसमें हमें रुचि है, जिससे करके करने से हमें खुशी मिलती है। यस, करेक्ट। हरिसिमरन, यस बताओ। यस सर, हॉबीज हम वो जो कुछ करते हैं, मतलब फिजिकली हम लोग कर रहे हैं, और इंटरेस्ट वो जिसके अंदर हमें क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में, मतलब हमें जानने के लिए। ओके, ठीक है, आप सब काफी करीबी हो एंड सही भी बोला किसी ने। हॉबीज एंड इंटरेस्ट में मेन डिफरेंस यही होता है कि हॉबीज आपकी वो होती है कि जो आप ना डेली करते हो, आप उसको आप हॉबी बोलते हो, ठीक है? फिजिकल या फिर आप बाहर जाके खेल रहे हो, वही नहीं। आपकी हॉबी, आप घर में आप कोई इंडोर गेम खेल रहे हो आप, ठीक है, टीटी वगैरह खेल रहे हो, तो आपका क्या हो सकता है, वो हॉबी भी हो सकती है आपकी हॉबी, लेकिन वो होती है जो आप डेली आप करते हो आप वो चीज। इंटरेस्ट आपका होता है जो आप सिर्फ ना इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हो, वो चीज क्या होती है, आप डेली नहीं कर सकते हो, ठीक, क्योंकि आप डेली हॉबी अपनी परस्यू कर रहे हो। इंटरेस्ट क्या होता है, आप कभी कभी जो होता है अपने इंटरेस्ट के लिए आप वो चीज करते हो, ठीक है? तो आप वो चीज आप इन दोनों को मतलब डिफरेंशिएट करके ना अपनी ऐसे एक मतलब डायरी सी आप बना लेना, उसमें आप लिख सकते हो कि अच्छा मेरी हॉबी ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, ये सब, ठीक है? देन कुछ बच्चों का क्या होता है, इंटरेस्ट के लिए कुछ बच्चे मेडिटेशन करते हैं, कुछ बच्चे योगा करते हैं, ठीक है? कुछ क्या होता है, फिर आप इसमें लिख सकते हो कि क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट आप हॉबी के लिए खेल रहे हो, फिर आप इंटरेस्ट के लिए खेलते हो, वो भी आप इसमें चीज लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको खाली नहीं छोड़ना है, एंड जितनी भी आप एक एक सिंगल से सिंगल आप चीज लिख रहे हो ना, उसके ऊपर भी एटलीस्ट आप है ना 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके चलो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन आपको क्या है कि खुद भी आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है आपको, ठीक है? अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज लिख रहे हो ना, अगर आपने यहाँ पे क्रिकेट ही लिखा हुआ है इंटरेस्ट के लिए, तो क्रिकेट पे ही मैं आपको ना कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको है ना बन जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज लिख रहे हो ना, उसके बारे में आपको A to Z आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड उसके काउंटर क्वेश्चंस भी खुद से प्रिपेयर करके चलो कि अच्छा ये क्वेश्चन उसका बन सकता है, तो वो भी आपने प्रिपेयर कर लिया। देन वहीं आपका आता है कि पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मैं ये मिटा देता हूँ अब, ठीक है? देन अगली चीज आती है आपकी पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये आपको लिखना है इस वाले डब्बे में, इस वाले बॉक्स में। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के लिए आपको ये वाली जो लाइन है ये मिली हुई है, एंड पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको ये मिला हुआ है। अब आपको यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, करिकुलर एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है? तो आप क्या हो सकते हैं कि आपने कहीं कॉलेज में अपने ना, आपने कोई हो सकता है कि अपने किसी क्लब में पार्टिसिपेट किया हो, तो आप यहाँ पर क्लब का नाम लिख सकते हो, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेशन क्या थी आपकी उस क्लब के अंदर, एंड उसमें अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मिला तो आप वो डाल सकते हो। और क्या हो सकता है कि कुछ बच्चे आरएसएस वगैरह में होते हैं, अपने कॉलेज पीरियड में आप वो डाल सकते हो, ठीक है? उसकी ड्यूरेशन क्या थी पार्टिसिपेशन की वो, एंड उसमें अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट मिला तो वो। और क्या हो सकता है, आपने कहीं स्किट में पार्टिसिपेट किया, आपने आपने एनुअल डे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेशन किया, और और इसमें क्या हो सकता है कि आपने कहीं स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डिबेट कंपटीशन में, ठीक है? डिफरेंट कंपटीशन में हो सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स जो होता है आप वो भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने फिरने गए हो, ठीक है, तो अब इसमें आप डाल सकते हो रिवर राफ्टिंग डाल सकते हो, ठीक है? और क्या हो गया आपका, ये पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरा जंपिंग हो गया, ठीक है? वो सब आप डाल सकते हो इसमें नेम ऑफ द एक्टिविटी एंड ग्रुप में। ड्यूरेशन एंड पार्टिसिपेशन आपने जिसमें जितना आपने करा है वो, एंड उसमें अगर कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है तो वो डाल सकते हो, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट अभी तक जितना हमने करा है तो पूछ सकते हो। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफिस इज हेल्ड इन एनसीसी स्काउटिंग स्पोर्ट्स टीम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसमें आप वही डाल सकते हो कि आप इसमें डाल सकते हो कि आप जो थे एनसीसी में थे, तो आप इसमें डाल दोगे एनसीसी में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डालोगे। स्काउट एंड गाइड अगर आपने करा हुआ है तो इसमें आप वो डाल सकते हो। और क्या हो गया, अगर आपने क्रिकेट में आपकी अगर कोई वो पोजीशन आपकी अच्छी रही है, फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हो इसमें कि कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। ठीक है, फिर वाइस कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। और इसमें आप क्या डाल सकते हो, अगर आप कहीं अपना सीआर अगर आप रहे थे, ठीक है, क्लास अगर मॉनिटर अगर आप रहे थे स्कूल टाइम पे, तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कि क्लास मॉनिटर इन क्लास 12th, क्लास मॉनिटर इन क्लास 10th, सीआर इन दिस ईयर, सीआर इन फाइनल ईयर, ये चीज। और बाकी इसमें और भी अगर आप कहीं आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने करी है तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। एंड लास्ट में आता है आपका 12th ऑप्शन विच इज नेचर ऑफ कमीशन एंड चॉइस ऑफ सर्विस। नेचर ऑफ कमीशन क्या है, अगर आप शॉर्ट सर्विस एंट्री से जा रहे हो तो एसएससी, एंड पीसी से जा रहे हो परमानेंट कमीशन तो पीसी। चॉइस ऑफ सर्विस, जिस एंट्री के लिए आप गए हुए हो, जैसे आर्मी तो आर्मी आप डालोगे। ठीक है, नेवी के लिए गए हो तो नेवी, एंड एयरफोर्स के लिए तो एयरफोर्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज। एज ए फ्रेशर जा रहे हो तो इसमें आप डालते हो 0। ठीक है, और बाकी आपने अगर कोई रिपीटर है इसमें, तो आप इसमें जितने आपके अभी तक अटेम्प्ट्स अगर आपके हो गए हैं, जैसे 2 अटेम्प्ट्स अगर हो गए हैं तो 2, 3 हो गए तो 3, ऐसे। अटेम्प्ट मतलब एसएसबी अटेम्प्ट लिखने हैं। हाँ, जितने अभी तक आपने एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं। चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज, अगर आप फ्रेशर हो अभी तो इसमें क्या है, आपका 0 डालोगे या फिर आप इसमें निल लिखोगे, NIL। ठीक है। एंड लास्ट में जहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है 14th नंबर, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज, तो यहाँ पर फिर क्या है, आप अपनी वो डालोगे, एंट्रीज डालोगे। टाइप ऑफ एंट्री कौन सी थी, ठीक है, एसएसपी नंबर एंड प्लेस, डेट, एंड चेस्ट नंबर एंड बैच नंबर। जो रिपीटर्स हैं ये उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए ये चीज़ नहीं है। फ्रेशर्स को इस कॉलम में कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपके डैश डैश कर दोगे, डैश। ठीक है, तो ये हमने क्या है पीआईक्यू के बारे में कंप्लीट हमने जान लिया कि आप पीआईक्यू कैसे फिल कर सकते हो एंड क्या क्या चीज़ें मेन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी को भी अगर कोई डाउट है इस चीज़ में तो वो पूछ सकता है। ठीक है, देन हम क्या है, अपना जो आज का हमारा टास्क होगा स्क्रीन इन वाला, उसकी तरफ मूव करेंगे। किसी को भी कोई डाउट है इस चीज़ में, पीआईक्यू फॉर्म कैसे फिल करना है आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उस सबसे रिलेटेड। ठीक है, ओके दिनेश, आपको कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो गया ना, जितना भी हमने आज के लिए जाना है ये सब? यस सर। यस सर। ठीक है।
ऑल्सो एक लास्ट चीज ये रहेगी कि ना, अगर आपने मान लो 11th जो आपका पॉइंट है खेल कूद में भागीदारी, इसमें अगर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं भी है ना, तो आपका वो चल जाएगा, आप इसको क्या खाली छोड़ सकते हो आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वॉलीबॉल आपने खेला है एंड आपकी कोई इसमें अचीवमेंट अगर नहीं आई है, तो आप इसको ऐसा खाली छोड़ दो। बाकी बास्केटबॉल में अगर सही है तो आप लिख सकते हो, बाकी अगर नहीं है ना कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट तब भी कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, सो बाकी मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली है, एंड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने बता दी। एंड अगर मेरे को कोई और चीज़ अगर याद आती है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी, है ना, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और अभी हम क्या है, अपना जो स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा वो भी हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या है वही डेली जो हम एक पेन एंड पेपर आप ले लें साथ में। ठीक है, जब आप वो पेन एंड पेपर ले लेंगे साथ में तो एक बार ही थम्स अप कर देना सारे ही।